कार शॉपिंग पे गई है, आ जाएगी। हम बात करेंगे रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी और उसके टाइप्स के बारे में। तो अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो भी हम आगे अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। साथ में अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को, जिसका टॉपिक है रोम और उसके टाइप्स। आज का टॉपिक रोम और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले तो हम बेसिक जान लेते हैं कि रोम क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आई होप कि सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन है। इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा जाता है? जैसे कि हमने रैम पढ़ा था, जिन्होंने पार्ट 1 देखी होगी। रैम क्या होता है? रैम हम जानते हैं कि रीड और राइट मेमोरी होती है, ठीक है, रीड राइट मेमोरी होती है। तो जब हम बात करते हैं रैम की तो हमने देखा रीड और राइट मेमोरी होती है, पर जब हम बात करते हैं रोम की तो ये केवल रीड मेमोरी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इसमें जो भी प्रोग्राम्स लिखे गए हैं, जो भी इसके अंदर डेटा है या जो भी ये रोम चिप है, इसको केवल हम रीड कर सकते हैं, इसको हम राइट नहीं कर सकते, हम इसको इरेज नहीं कर सकते, हम इसको केवल रीड कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। ये पहली चीज़ हो गई जब हम रोम के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जो रोम चिप होती है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है, रोम चिप का। तो ऐसा नहीं है कि केवल कंप्यूटर्स में या फिर लैपटॉप्स में यूज़ किया जाता है, और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जहाँ पे रोम का यूज़ किया जाता है, जैसे कि टीवी है, एसी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं। तो बहुत सारी ऐसी एरिया हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जहाँ पे हमें रोम चिप देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केवल कंप्यूटर से लैपटॉप्स होते हैं, बाकी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जहाँ पे हमें रोम चिप देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रोम चिप एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होगा कि अगर हमने अपने कंप्यूटर को ऑफ भी कर दिया है, स्विच ऑफ कर दिया है हमने अपने कंप्यूटर को, तो स्टिल जो रोम चिप में जो भी प्रोग्राम्स फिलअप हैं, जो भी कंटेंट उसमें है, वो इरेज नहीं होगा, यानी कि वो एज इट इज़ रहेगा, सेव रहेगा। जैसे हमने रैम चिप की बात की थी, जब हम रैम की बात करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक तो उसमें जो भी डेटा है सेव होगा, पर जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे, रैम चिप में, रैम मेमोरी में जो भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा, इसलिए इसको वॉलेटाइल बोलते हैं। जबकि रोम उसका उल्टा है। रोम में जो भी डेटा है, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उसमें जो भी कंटेंट है वो इरेज नहीं होता, सेव होता है, भले ही हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाए या हम अपने कंप्यूटर को ऑफ कर दें। इसलिए इसको बोला जाता है नॉन वॉलेटाइल होता है, परमानेंट होता है। रोम चिप के अंदर जो भी कंटेंट है वो इरेज नहीं होता। इसके अलावा रोम चिप का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? रोम चिप का बेसिकली यूज़ जो बूटिंग प्रोसेस होता है, बूटिंग प्रोसेस के कुछ टर्म्स हैं, जैसे पोस्ट है, बायोस है। बायोस का फुल नेम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो एक बूटिंग प्रोसेस होता है, इसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब आपको पता चलेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आगे फर्दर मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप वहाँ से जान सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा जान लीजिए। बूटिंग प्रोसेस मीन्स जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो डायरेक्टली डेस्कटॉप स्क्रीन आपको नहीं देखने को मिलेगी। डेस्कटॉप स्क्रीन आने से पहले कुछ सेकंड का कुछ प्रोसेस होता है, ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखाई देती है, ब्लैक कलर की स्क्रीन में कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए होते हैं, तो वो होता है बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस का मतलब ही ये होता है, बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इन सब का काम यही होता है, ये चेक करना कि कंप्यूटर से हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर है, तो इन सब से जो हार्डवेयर है, मैं कंप्यूटर के एस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। बायोस का, बूटिंग प्रोसेस का जो काम ही ये है कि किस तरीके से, मतलब हार्डवेयर्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, वो कंप्यूटर से ठीक से जुड़ी हुई हैं या नहीं, अटैच है या नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो ये सारे कुछ काम होते हैं जो एक बूटिंग प्रोसेस में एक बायोस एक करता है। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद, एक बूटिंग प्रोसेस होने के बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। यानी कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद डायरेक्टली हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे नहीं आ जाते हैं, कुछ सेकंड का बूटिंग प्रोसेस का पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए
कुछ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, तो वो जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रोम चिप में ही स्टोर होते हैं, यानी कि इस रोम चिप को यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को, जिनके यूज़ से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ये कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि रोम में स्टोर होती हैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं रोम चिप में, ऐसे स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए। या हम दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि बूटिंग प्रोसेस के टाइम में जो रोम चिप में जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी डेटा फिलअप है, उनका ज़्यादातर मतलब काम कहाँ पे पड़ता है, बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे, यानी कि जब कंप्यूटर को स्टार्ट होना होता है तो उसमें कुछ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। बूटिंग प्रोसेस का काम ही है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, थोड़ी देर के लिए बूटिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो ये सारी जो एक स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा है, ये सारा कुछ कहाँ होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो ज़रूरत होता है, ये सब स्टोर होता है रोम चिप में। तो यहाँ पे हमारे रोम चिप का यूज़ देखने को मिलेगा। तो जब भी आप बायोस, बूटिंग प्रोसेस नाम सुनेंगे, तो जब भी आप क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि अगर बूटिंग प्रोसेस या बायोस से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है और ऑप्शन में रोम आपको दिखाई दे जाए, तो आंसर रोम ही होगा, क्योंकि आपस में सब कुछ कनेक्टेड है, बूटिंग प्रोसेस, रोम, बायोस, पोस्ट, ठीक है। तो ये हो जाता है रोम। और रोम में जैसे कि जो भी रोम चिप है उसको एक बार जो भी मैन्युफैक्चर है, जिसने भी उस रोम चिप को बनाया है, जो भी उसका मैन्युफैक्चर है, जो भी रोम चिप जिसने भी बनाया है उसको हम मैन्युफैक्चरर बोलेंगे। तो जिसने भी वो रोम चिप बनाई है, जो भी वो मैन्युफैक्चर है, उस रोम चिप का जिस वक्त वो मैन्युफैक्चर के टाइम पे मैन्युफैक्चर जब वो कर रहा है, उस रोम चिप को बना रहा है, उसी वक्त उसमें जो भी कंटेंट है, जो भी प्रोग्राम है, उसमें फिलअप कर देगा। और उसके बाद फिर इसमें कुछ भी इसको अल्टर नहीं किया जा सकता, इसको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता। एक ही बार इसमें जो भी कंटेंट प्रोग्राम फिल करने हैं ये किया जा सकता है, वो वही करेगा जो उस रोम चिप का मैन्युफैक्चर होगा, जिसने उस रोम चिप को बनाया है, वही उस रोम चिप को प्रोग्राम कर सकता है। उसके बाद फिर उसको रीप्रोग्राम या फिर रीराइट या फिर इरेज नहीं किया जा सकता। अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता। जब हम आगे टाइप्स के बारे में बात करेंगे, EPROM और EEPROM, तो आप इसमें देखेंगे कि इसको इरेज किया जा सकता है, रीराइट भी किया जा सकता है, पर ये बहुत ही ईजी टास्क नहीं है। मॉडिफाई करना या इरेज करना या रीप्रोग्राम करना ये बहुत ही ईजी नहीं है कि हर कोई कर लेगा, या ऐसा भी नहीं है हम में से बहुत लोगों ने अभी तक किया भी नहीं होगा कभी। तो डिफ़िकल्ट टास्क होता है मॉडिफाई करना, चेंज करना। तो ज़्यादातर टाइम हम ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है, ज़्यादातर रीड ही किया जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। बट ऐसा भी नहीं है कि इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो हम जल्दी से उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको रीप्रोग्राम करते हैं, या फिर रीप्रोग्राम हो सकता है या नहीं, मॉडिफाई हो सकता है या नहीं, इरेज हो सकता है या नहीं। तो इसके टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला टाइप अगर हम बात करें तो वो है MROM। जब हम बात करते हैं MROM की, तो MROM का फुल नेम होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। जब हम MROM चिप की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी रोम चिप होती है जो भी मैन्युफैक्चर है, जैसे कि मैंने अभी रोम के बारे में बताया था, वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जो MROM चिप है, जो भी मैन्युफैक्चरर है इस MROM चिप को जिसने भी बनाया है, वो उस वक्त बनाते समय, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, जिस वक्त भी वो MROM चिप बना रहा है, उसी समय उसमें कंटेंट को फिलअप कर देगा, उसको प्रोग्राम कर देगा। और एक बार प्रोग्राम करने के बाद इसको इरेज नहीं किया जा सकता है। जो भी प्रोग्राम फिल करना है, जैसे भी MROM चिप को डिज़ाइन करना है, प्रोग्राम करना है, कंटेंट फिल करना है, ये सारा काम कौन करता है? उस MROM चिप को जिसने डिज़ाइन किया है, जिसने मैन्युफैक्चर है उसका, जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, वही ये सारी चीज़ें कर सकता है। और एक बार ये सारा काम हो जाने के बाद, MROM चिप प्रोग्राम हो जाने के बाद, फिर इसको इरेज नहीं किया जा सकता है। उसमें जो कुछ लिख दिया है वो सिर्फ रीड किया जाएगा, फिर इसको रीराइट नहीं किया जाएगा या फिर इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये होता है MROM चिप, यानी कि इसमें जो भी डेटा फिलअप किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, कंटेंट लिखा जाता है, वो कौन कर सकता है? उस MROM चिप का मैन्युफैक्चर कर सकता है, जब भी वो उस MROM चिप को बनाएगा।
इसके बाद इसमें कुछ भी रीराइट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर हम एमरॉम चिप की बात करें तो ये इनएक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा ये आज के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। पुराने ज़माने में यूज़ होता था, रेयर केस है कि आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखने को मिल जाए, तो पुराने ज़माने में यूज़ होता था। और इसके बाद के जो टाइप्स हैं वो बेसिकली यही है कि किस तरीके से फर्दर इन्वेंशन होते गए रॉम टाइप्स के, क्योंकि हर चिप में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज था, ड्रॉबैक्स थे, तो उनको कवर करने के लिए एक नई रॉम चिप इन्वेंट हुई। तो इस तरीके से होती चली गई। तो यही एम रॉम चिप है जो पहले हम यूज़ करते थे। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पी रॉम। पी रॉम की अगर हम बात करें तो इसका फुल नेम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर इसकी बात करें तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है जो हम कहते हैं यूज़र प्रोग्राम्ड रॉम। अब इसको यूज़र प्रोग्राम्ड रॉम क्यों कहा जाता है? अगर आप कहीं भी नाम देखते हैं यूज़र प्रोग्राम्ड रॉम तो इसका मतलब यही होता है कि ये है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यूज़र प्रोग्राम्ड रॉम इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज अ यूज़र कैन प्रोग्राम इट। तो अगर हम बात करें कि इसको यूज़र कैन प्रोग्राम इट, यानी कि ये चीज़ क्यों बोली जा रही है या इसको यूज़र प्रोग्राम्ड रॉम क्यों बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पी रॉम एक ऐसी चिप होती है जिसको बनाते समय इसको डिज़ाइन ही किया जाता है ब्लैंक चिप। ब्लैंक चिप ही पी रॉम चिप को बनाया जाता है मतलब ब्लैंक चिप ही इसको डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद यूज़र को एक मौका दिया जाता है, कह सकते हैं उसको अधिकार दिया जाता है कि वो जैसे चाहे उस पी रॉम चिप को जो ब्लैंक चिप डिज़ाइन की गई है, कि यूज़र को एक मौका दिया गया है, कि यूज़र का एक अधिकार दिया गया है उसे कि वो जैसे भी चाहे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जैसे भी वो उस पी रॉम चिप को प्रोग्राम करना चाहता है, जो भी डेटा जो भी कंटेंट उसमें फिल करना चाहता है, जैसे भी चाहे, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, डिज़ायर्ड कंटेंट है, जैसे भी वो करना चाहता है कंटेंट फिल प्रोग्राम करना चाहता है उस पी रॉम चिप को, वैसे वो प्रोग्राम कर सकता है। यानी कि एक यूज़र को एक मौका दिया गया है, एक यूज़र को एक अधिकार दिया गया है कि वो जैसे चाहे उस पी रॉम चिप को प्रोग्राम कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है इसे यूज़र प्रोग्राम्ड रॉम। ऐसा नहीं है कि जैसे एम रॉम में था कि जिसने उस एम रॉम चिप को बनाया है वही उसको प्रोग्राम कर सकता है, उसमें डेटा फिल कर सकता है। पी रॉम में ऐसा नहीं है, इसको डिज़ाइन ही प्लान चिप किया जाता है। उसके बाद एक यूज़र के पास ये एक मौका है, जैसे भी वो चाहे उसको प्रोग्राम कर सकता है, उसमें डेटा, इंस्ट्रक्शंस, कमांड, जैसे भी हम कुछ भी कह सकते हैं उसको फिल कर सकता है और एक पी रॉम चिप को प्रोग्राम कर सकता है। पर ये वन टाइम प्रोसेस है, ब्लैंक चिप दे दी गई है, यूज़र को एक मौका दिया गया है, उसके पास ये अधिकार है कि वो कर सकता है उसमें जो भी उसको प्रोग्राम लिखने हैं, जैसे भी उस पी रॉम चिप को डिज़ाइन कर मतलब ब्लैंक चिप डिज़ाइन की गई है, उसके बाद उसको जैसे भी यूज़र के पास एक मौका, यूज़र इन दी सेंस हम हो सकते हैं, यूज़र इन दी सेंस कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन है, उसने परचेज़ किया एक ब्लैंक पी रॉम चिप, तो उसके बाद वो जैसे चाहे उसको डिज़ाइन कर सकता है। बट ये वन टाइम प्रोसेस होता है। एक ब्लैंक चिप डिज़ाइन थी, एक यूज़र जो कोई भी हो सकता है, एक नॉर्मल पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, तो अपने अकॉर्डिंग उसने उस पी रॉम चिप को प्रोग्राम किया, उसमें डेटा फिल किया। बट ये वन टाइम प्रोसेस होता है। वन टाइम प्रोसेस कहने का मतलब ये है क्योंकि उसके बाद जब एक बार ये पी रॉम चिप प्रोग्राम हो जाएगी, यूज़र इसको प्रोग्राम कर देगा, उसके बाद इस चिप को जब एक बार ये प्रोग्राम्ड हो जाएगी तो उसके बाद इस चिप को इरेज नहीं किया जा सकता, रीप्रोग्राम्ड नहीं किया जा सकता। वन टाइम प्रोसेस है। ब्लैंक चिप थी, यूज़र के पास एक मौका था कि वो उसके अपने अकॉर्डिंग जो भी उसमें डिज़ायर्ड कंटेंट वो फिल करना चाहता है कर सकता है, पर एक बार ये काम हो जाने के बाद फिर इसको इरेज नहीं किया जा सकता इस चिप को, और ना ही इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये होता है पी रॉम चिप। इसके अलावा पी रॉम चिप में जो भी डेटा राइट किया जाता है, जो भी हमारे डिज़ायर कंटेंट, जो भी हम डेटा राइट करना चाहते हैं उस पी रॉम चिप में, तो ये जो काम है, ये काम करने के लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। उस पी रॉम चिप में डेटा को, कंटेंट को, प्रोग्राम को राइट करने के लिए कुछ एक स्पेशल डिवाइस होती है जिसके यूज़ से हम ये काम करते हैं, डेटा को राइट करते हैं उस पी रॉम चिप में। एक यूज़र राइट करता है डेटा को उस पी रॉम चिप में, तो उस स्पेशल डिवाइस जिसकी मदद से हम ये काम करते हैं उसे बोलते हैं पी रॉम प्रोग्रामर। तो ये होता है हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है ई पी रॉम। ई पी रॉम का फुल नेम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया, इरेजेबल। अब यहाँ पे आता है ये कॉन्सेप्ट कि रॉम
एक रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, बट हाँ इसको इरेज भी किया जाता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, अल्टर्ड किया जा सकता है, पर ये बहुत ही इजी टास्क नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। और ये एक चिप है ईपी रोम और एक है ईईपी रोम। तो ये ऐसी चिप होती हैं जिनको इरेज किया जा सकता है और रीराइट भी किया जा सकता है। इसके नाम से ही आप देख सकते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी चिप होती है जिसको इरेज किया जाता है, ठीक है। इसमें जो भी कंटेंट लिखे गए हैं इनको इरेज किया जा सकता है। इरेज करने के लिए यूवी लाइट की मदद ली जाती है। यूवी लाइट की मदद से ईपी रोम को इरेज किया जा सकता है। ईपी रोम में जो भी कंटेंट लिखा गया है, प्रोग्राम डेटा, उसको इरेज किया जा सकता है यूवी लाइट की मदद से। यूवी का फुल फॉर्म हो गया अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से डेटा को, कंटेंट को इरेज किया जा सकता है। इरेज करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर कम से कम हम कह सकते हैं कि 30 to 40 मिनट्स लग सकता है। तो एक इतना हम कह सकते हैं मिनिमम टाइम लग सकता है कि ईपी रोम चिप में जो भी कंटेंट है यूवी लाइट की मदद से अगर हम इरेज करना चाह रहे हैं तो इतना टाइम हमें लग सकता है। और इसके बाद एक बार जब ये इरेज हो जाएगी चिप, इसके बाद हम इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी आप जैसे भी इसको प्रोग्राम करना चाहते हैं, रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि कुछ बाइट इरेज हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि जो ईपी रोम चिप है उसका कुछ डिज़ायर्ड लोकेशन, कुछ डिज़ायर्ड मेमोरी लोकेशन ही है, कुछ मेमोरी लोकेशन है जो मैं इरेज करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ तो ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ईपी रोम पूरी की पूरी ही इरेज हो जाएगी क्योंकि ये सेलेक्टिव नहीं होती है। सेलेक्टिव मीन्स कि हम कुछ बाइट इरेज करना चाहते हैं, कुछ मेमोरी इरेज करना चाहते हैं ईपी रोम चिप की, या फिर कुछ मेमोरी लोकेशंस इरेज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे मेमोरी लोकेशंस को इरेज कर देगा, ये सारे एंटायर चिप को इरेज कर देता है, सभी बाइट्स को इरेज कर देगा। तो ये सेलेक्टिव नहीं है। ये इसका एक हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है ईपी रोम चिप का। उसके बाद उसके बाद हम आते हैं ईईपी रोम पे। ईईपी रोम का अगर हम फुल नेम जानने की कोशिश करें तो ये है, अच्छा एक चीज़ रह गई, जो ईपी रोम है इसको हम यूवी ईपी रोम भी बोलते हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट ईपी रोम। तो इसको हम इसका जैसे कि पी रोम को हम यूज़र प्रोग्राम्ड रोम इसका एक नाम है, उसी तरीके से ईपी रोम को हम यूवी ईपी रोम कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट ईपी रोम। फिर आते हैं नेक्स्ट और लास्ट पे, ये है ईईपी रोम। ईईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया, ऐड हो गया, इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली का मतलब ये होता है कि इसमें इस चिप को इरेज करना और रीप्रोग्राम करना, तो ये दोनों काम इलेक्ट्रिकली किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि ईपी रोम में हम यूवी लाइट की मदद से कंटेंट इरेज कर रहे थे, ईपी रोम चिप को इरेज कर रहे थे, जबकि ईईपी रोम की बात करें तो इसमें इरेज करना, प्रोग्राम करना चिप को, ये काम जो होता है इलेक्ट्रिकली किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल चार्ज से। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली काम होता है, इरेज करना, रीप्रोग्राम करना, तो इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रिकली ईपी रोम। इसके अलावा इस चिप की बात, ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कुछ बाइट इरेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने ईपी रोम में देखा कि एंटायर चिप ही इरेज हो जाएगी। हम अगर कुछ बाइट्स इरेज करना चाहते हैं या कुछ मेमोरी अपडेट करना चाहते हैं, फिर रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, कह सकते हैं इरेज करके, तो ये पॉसिबल नहीं था। पर अगर हम ईईपी रोम की बात करें, अगर हम इसका कुछ हिस्सा अपडेट करना चाहते हैं, कुछ मेमोरी लोकेशन इसकी इरेज करके रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, कुछ पोर्शन ही अगर हम इरेज करना चाहते हैं, कुछ बाइट हम इरेज करना चाहते हैं, रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि पूरी की पूरी एंटायर चिप हमारी इरेज हो, तो ये चीज़ पॉसिबल है ईईपी रोम में। इसमें पूरी की पूरी चिप इरेज अगर हम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कुछ बाइट इरेज हो जाए या कुछ डिज़ायर्ड मेमोरी लोकेशन है जो मैं चाहती हूँ कि ये इतना इरेज हो जाए, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, कि कुछ हिस्सा हम अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग अगर हम कुछ पोर्शन अगर मेमोरी का चाहते हैं, कुछ लोकेशन अगर हम चाहते हैं इरेज करना, रीप्रोग्राम करना, तो ये पॉसिबल होता है। और ये काम कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रिकली किया जाता है। इसके अलावा अगर हम ईपी रोम की बात करें, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसका यूज़ अगर हम बात करें कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज़ किया जाता है ईपी रोम का।
और इसके अलावा जैसे कि EEPROM है, इसको हम E² PROM भी कह सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली EPROM भी कहा जाता है, EE PROM, तो इसके कुछ अलग अलग नाम हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम EEPROM की बात करें तो इसको हम फ्लैश EEPROM के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। EEPROM को फ्लैश EEPROM भी कहा जाता है। और जो EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली EEPROM है, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। स्पीड कम होती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये 1 बाइट एट अ टाइम इरेज करता है, ठीक है। इट कैन बी इरेज 1 बाइट एट अ टाइम। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक रीज़न होता है कि ये मतलब इसमें हम कुछ बाइट्स भी इरेज कर सकते हैं, 1 बाइट एट अ टाइम इट कैन बी इरेज। सो दैट्स वाई वी कैन से कि जो स्पीड होती है EEPROM की, सॉरी EEPROM की, वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें 1 बाइट हम एक टाइम में इरेज कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी है इसमें। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि जो EEPROM है, इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है। तो ये था ROM, और ये थे चारों टाइप्स, MROM, PROM, EEPROM और EEPROM, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा हो जाता है EEPROM एंड EEPROM। तो अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसमें आपको समझा देंगे। बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप हो सके तो बुक से भी रीड कर लीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल में और समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। साथ में अगर आपने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जिससे और अच्छे से प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक